कि आप अधिक से अधिक लिखने का प्रयास करें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें, व्यवहारिक रूप में विषय को लें। अभी आप अपने आप को तथ्य का या किताबों का भंडार के बजाय उसके व्यवहारिक पक्षों को समझ करके उस पर लिखें तो वो अच्छा करते हैं। प्रत्येक दिन जो है 1.5 घंटे का अभ्यास करें, 20 से 22 मिनट पर जो है सो एक प्रश्न लिखने का अभ्यास करें। टाइम मैनेजमेंट रखना है हमें प्रश्न छूट रहा है, इसका मतलब है कि हमारा मैनेजमेंट का अभाव है। 5-10 मिनट का समय रह जाए, प्रश्न हमें अगर छूट रहा हो तो उसमें क्या किया जाए। तो ऐसे प्रश्नों को लिखने के क्रम में मैं बताता हूँ। वैसे प्रत्येक प्रश्न में इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन कोई भी प्रश्न अगर इस तरह का छूटने लगे तो उस स्थिति में आप भूमिका को लिखकर उस प्रश्नों की जो मांग है उसको एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करके, फ्लो चार्ट में प्रेजेंटेशन करके आप उसको प्रेजेंट कर देंगे और 2 लाइन में निष्कर्ष दे करके छोड़ देंगे तो आपको वहाँ कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाता है। क्योंकि टेस्ट सीरीज जो होता है वो हमें प्रैक्टिस कराता है कि जिससे कि हमारा जो एटीट्यूड होता है वो तैयार होता है। आयोग ने जो ये काम किए हैं, कदम किए हैं, ये बहुत अच्छा है कि आप सब्जेक्ट बदल सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप जो है सो ऑप्शनल पेपर और जीएस पेपर दोनों अलग अलग मतलब लिख सकते हैं। एक को हिंदी में लिख सकते हैं, एक को अंग्रेजी में लिख सकते हैं, तो ये सब अच्छा है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से क्या होता है कि अभ्यर्थी का वास्तविक मूल्यांकन हो जाता है और उनको एग्जाम की तरह फीलिंग होता है। 3 घंटे के अंदर ही सारे प्रश्नों को लिखना है, तो एक वो अभ्यास होता है कि जो लोग 85 से लेकर 100 के बीच में हैं वो सभी लोग मेंस की तैयारी करें, क्योंकि कट ऑफ यही रेंज में रहना है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 67वीं बीपीएससी पीटी तो संपन्न हो गई। अभी रिजल्ट का इंतज़ार अभ्यर्थी जरूर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मेंस की तैयारी भी उनकी समय के अनुसार होनी बेहद जरूरी है। और देखिए, हम एक बार फिर से श्रेय आईएएस के संस्थापक दुर्गेश सर के पास पहुंचे हुए हैं मेंस पर टिप्स लेने के लिए कि आखिरकार अब, क्योंकि पीटी परीक्षा के बाद रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्द और 28 दिसंबर से, जो कि संभावित तारीख है 67वीं बीपीएससी मेंस की, तो वो शुरू हो जाएगी। ऐसे में समय बिना गंवाएं किस प्रकार से अब मेंस की तैयारी आखिरी पलों में की जाए कि किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। सर, लगातार आप इस पर बात करते रहे हैं, अब जरा मेंस की स्ट्रेटेजी को लेकर जो अभ्यर्थी हैं उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। मेंस जो है सो सफलता का निर्णायक सोपान होता है, क्योंकि सिविल सेवा का जो सफलता है वो इसी पर निर्भर करता है। अगर मुख्य परीक्षा आप सही से अगर दे लें, अगर ये अच्छे से आपका हो जाए, तो फिर इंटरव्यू एक सहायक होता है और औपचारिक रह जाती है इंटरव्यू। सफलता में इसकी अहम भूमिका है। अब मुख्य परीक्षा जो है वो 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, लेखन शैली कैसा है, और दूसरा है कि आपकी अवधारणा कैसा है। क्योंकि अभी जब आप प्रश्न का जो पूछने का तरीका देखेंगे, जैसे कि कल ही ऑडिटर वाला जो है सो एग्ज़ाम हुआ है मेंस का, तो प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं, और व्यवहारिक प्रश्न के जो उत्तर होते हैं वो वैचारिक होते हैं और व्यवहारिक होते हैं। वो परंपरागत तथ्यों पर आधारित प्रश्न होते नहीं हैं। तो इसीलिए अभ्यर्थियों को चाहिए कि बदलते हुए पैटर्न के अनुरूप अपने तैयारी को मेंस में करना चाहिए। मेंस का सिलेबस क्या है, मतलब कि किस प्रकार जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे, चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, कितने नंबर का होता है, कौन कौन से विषय हैं, जरा एक बार इसको विस्तार से बता देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मेंस जो है सो बीपीएससी का मेंस कुल 900 नंबर के होते हैं, जिसमें 600 नंबर का जीएस होता है और 300 नंबर का ऑप्शनल पेपर होता है। 600 नंबर का जो जीएस है उसके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट 300 नंबर के हैं और पेपर सेकंड 300 नंबर के हैं। 300 नंबर के जो पेपर फर्स्ट हैं उसमें 3 सेक्शन है। और सेक्शन ए में जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री, खास करके फ्रीडम स्ट्रगल और बिहार के आर्ट एंड कल्चर है। लेकिन अगर प्रश्न के प्रकृति को देखते हुए देखा जाए तो वहाँ पर 3 प्रश्न लिखने होते हैं और प्रश्न का वहाँ 3 सेक्शन है। एक है आर्ट वाले सेक्शन, एक है पर्सनालिटी से प्रश्न
और दूसरा है मॉडर्न इंडिया से प्रश्न। इसी तरह से सेक्शन बी में जो है सो समसामयिक विषय आते हैं, खास करके इसमें आईआर वाले प्रश्न आते हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध से प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सेक्शन बी से भी आपको 3 प्रश्न लिखने होते हैं, सेक्शन ए से भी 3 प्रश्न लिखने होते हैं और सेक्शन सी जो है पेपर फर्स्ट में वो है आपको स्टैटिक्स, जहाँ 2 प्रश्न लिखने होते हैं। तो कुल 8 प्रश्न लिखने होते हैं पेपर फर्स्ट में। इसी तरह से 8 प्रश्न कुल लिखने होते हैं पेपर सेकंड में, जिसमें पेपर सेकंड का जो पहला सेक्शन है वो है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस। उसमें आपको जो प्रश्न है वो व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें संवैधानिक और जो व्यवहारिक प्रश्न है वो और अंतर संबंधी जो प्रश्न है वो भी पूछे जाते हैं। इसी तरह से सेक्शन बी है सेकंड पेपर का, जिसमें आपको ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी वाले सेक्शन से भी 3 प्रश्न लिखना होता है और इसमें अगर प्रश्न की प्रकृति देखेंगे तो इंटर रिलेटेड प्रश्न होता है। इकोनॉमी और ज्योग्राफी मिला हुआ प्रश्न पूछा जाता है, एक्सक्लूसिव ज्योग्राफी या एक्सक्लूसिव इकोनॉमी नहीं, दोनों मिला हुआ प्रश्न होता है। इसी तरह से सेक्शन सी है जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी आते हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी आजकल बिल्कुल व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं। उस विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अभी तक जो ट्रेडिशनल पूछने का तरीका था वो बदल चुका है और वो व्यवहारिक प्रश्न पूछते हैं। कुल मिलाकर आप यही कहिए कि ये इनका 300 नंबर पेपर फर्स्ट, 300 नंबर पेपर सेकंड और 300 नंबर के ऑप्शनल पेपर को मिला करके 900 नंबर का मेंस होता है और इसी 900 नंबर के रिजल्ट और प्लस इंटरव्यू के नंबर से जुड़ करके अभ्यर्थी का रैंक तैयार होता है। तो इसीलिए 900 नंबर की भूमिका जो है वो काफ़ी अहम है। तो इसके लिए अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, क्योंकि अब तो आखिरी टाइम आ गया। देखिए पीटी तो सबको ही जानता है कि वो तो छंटनी प्रक्रिया है, बिल्कुल। जो अभ्यर्थी सीरियस नहीं है उन्हें छांट कर बाहर किया जाए। लेकिन अब यहाँ से जो कंपटीशन है वो काफ़ी टफ हो जाता है। ऐसे में जो सीरियस अभ्यर्थी हैं, जो लंबे समय से चाहे तैयारी कर रहे हैं, बहुत बार दे चुके हों, चाहे वो अभ्यर्थी जो पहली बार दे रहे हैं लेकिन पीटी क्वालिफाई करके मेंस में जा रहे हैं, तो अब जितने सब्जेक्ट्स का आपने नाम बताया और गिनाया, अब उनकी तैयारी आखिरी पलों में कैसे की जाए कि कोई कमी ना रह जाए? सबसे पहला जो चीज़ है वो 2 काम करें कि पहला जो क्वेश्चन बैंक को लेकर के प्रश्न को देखें, प्रश्न का नेचर समझ लें। उसके बाद ये हमेशा ध्यान में रखें कि कोई भी प्रश्न लिखने के क्रम में जो प्रश्न पूछा जाए उसी के अनुरूप उत्तर लिखा जाए। कई बार होता है कि हम लिखने के बावजूद भी हमें कम नंबर मिलता है क्योंकि हमें लग रहा होता है कि मैंने अच्छा लिखा है, लेकिन वो उत्तर जो होते हैं वो प्रश्न के अनुरूप नहीं होते हैं। जबकि अच्छा उत्तर का पहला मानक होता है कि जो प्रश्न है उसी के अनुरूप उत्तर लिखना है। दूसरा क्या है कि उन प्रश्नों को समझें कि किस रूप में पूछा है। दूसरा, उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है उसको भी उत्तर में लिखने का प्रयास करें। और प्रश्न चूँकि बीपीएससी से है तो इसीलिए किसी भी प्रश्न का जो बिहार के संदर्भ में जो उसकी सिग्निफिकेंस है, महत्व है, उसका जो सरकार की जो योजना है उसके संदर्भ में भी प्रश्नों को समायोजित करने का प्रयास करें तो मुझे लगता है अच्छा होगा। और दूसरा जो चीज़ है, अभी प्रश्न को खूब लिखें, अभ्यास करें। प्रतिदिन कम से कम जो है सो 1 से 1.5 घंटे का अभ्यास वो लिखने का ज़रूर करें, क्योंकि जितना प्रश्न वो लिखेंगे, चूँकि मेरा जो अभी तक इस क्षेत्र में जो अनुभव है, मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होने के बावजूद भी प्रस्तुतिकरण कमज़ोर था, लेखन शैली कमज़ोर था, तो उन लोगों का अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों का तैयारी का स्तर कमज़ोर होने के बावजूद भी लेखन अच्छे थे, प्रस्तुतिकरण अच्छे थे, वो सभी लोग आज ऑफिसर्स हैं। तो कहने का अर्थ है कि आप अधिक से अधिक लिखने का प्रयास करें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें, व्यवहारिक रूप में विषय को लें। अभी आप अपने आप को तथ्य का या किताबों का भंडार के बजाय उसके व्यवहारिक पक्षों को समझ करके उस पर लिखें तो वो अच्छा करते हैं। जैसा आपने कहा कि लिखने की प्रैक्टिस अभी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आप किसी सवाल के उत्तर को समझेंगे, जानेंगे, तभी आप लिख पाएंगे। ऐसे में ज़रूरी है कि आपके पास ज्ञान होना चाहिए। तो
एक तो काफ़ी ब्रॉड है, जब मेंस की हम बात करते हैं तो अलग अलग चीज़ें आपको पढ़नी होती है, तो ऐसे में उन सभी विषयों पर कमांड कैसे की जाए? देखिए, सबसे मेंस जो परीक्षा है, आपने कहा बड़ा व्यापक विषय है, तो मेंस में क्या किया जाए कि विषय को सेलेक्ट किया जाए, टॉपिक को सेलेक्ट किया जाए, जो रिलीवेंट टॉपिक है, कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, उन टॉपिक को सेलेक्ट किया जाए। सेलेक्ट करने के बाद कैसे पता चलेगा कि रिलेवेंट टॉपिक कौन है? हाँ बिल्कुल, वो भी आपको बताते हैं। जैसे कि जो टॉपिक रिलीवेंट टॉपिक है, तो उस रिलीवेंट टॉपिक को लिया जाए और उस टॉपिक को जो है सो इंटेंसिव रूप में पढ़ा जाए, गहराई से पढ़ा जाए, केवल एक रूप में नहीं पढ़ा मतलब जाए। सिलेबस को केवल फोकस करके आपको आगे बढ़ना है। सिलेबस को फोकस करना है और जो भी टॉपिक पढ़ा जाए उसके मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को पढ़ा जाए। जैसे कि मान लीजिए कि अभी के ही संदर्भ में साइंस टेक का बड़ा सा भूमिका है, बड़ी भूमिका है, तो वो हमारे विकास को भी बल देता है, तो हमें कोरोना और परमाणु जैसी समस्या भी देता है। इन दोनों के बीच में संतुलन बना करके एक अप्रोच हमें बनानी है, किसी को हमको पढ़ना कैसा है। इसी तरह से मान लीजिए कोई टॉपिक हम ले लेते हैं, अगर कृषि ही हमें पढ़ना है, तो कृषि का केवल परंपरागत रूप कि कृषि के पिछड़ापन का क्या कारण है, या कृषि क्यों कमज़ोर है, या बिहार में कृषि का पिछड़ेपन का क्या कारण है, अब ये परंपरागत तो मुझे ध्यान में रखना है, लेकिन इसके अलावा हमें आने वाले समय में कृषि को कैसे बदलना है, हमें किसानों की आय को कैसे दुगना करना है, हम किसानों की आय को बढ़ाने में फूड प्रोसेसिंग की क्या भूमिका हो सकती है, विपणन की क्या भूमिका हो सकती है, उसमें जो है सो खेती के नए नए रूप क्या हो सकते हैं, सबको एक साथ जो है इंटीग्रेट करके जब हम इस टॉपिक को देखेंगे तो इस टॉपिक में हम बेहतर अप्रोच हमारी आएगी और फिर हम कोई भी प्रश्न आएगा वो हम पढ़ पाएंगे। क्योंकि जैसे कृषि ही एक विषय है, तो कहने के लिए ये विषय है, लेकिन ये विषय साइंस में भी पढ़े जाते हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़े जाते हैं, इकोनॉमी में भी पढ़े जाते हैं, तो इसके लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। और ये इंटीग्रेटेड अप्रोच से जब किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं गहनात्मक, इसको कहते हैं गहन अध्ययन, तो ये ज़रूरी है। अब यहाँ आपने पूछा है कि किसी भी टॉपिक को हम कैसे पहचानें कि ये रिलेवेंट टॉपिक हैं या इस टॉपिक को जो है सो हम तैयार करें, तो आप उस पर ये देखिए, जैसे कि कोई नया शोध हो, नई बातें आ जाए, या फिर नई चुनौतियां आ जाए, नया डेवलपमेंट आ जाए, या उस विषय से रिलेटेड अगर कोई एस्पेक्ट्स है तो उसको हमें फोकस करना है, उस पर हमें चर्चा करना है और उस तरह से जो है सो उस क्वेश्चन को हमें तैयार करना है। जैसे कि अभी के ही संदर्भ में लीजिए, तो जैसे कि कल के ऑडिटर में ही एक प्रश्न पूछे गए हैं कि भारतीय राजनीति में जो है सो जो सिद्धांत या दलगत जो स्थिति है उसकी जो नेचर है, प्रकृति है, बदला है, तो इसको व्यवहारिक रूप में समझना है, जिसको सारे लोग समझते हैं हम कि आज जो है सो राजनीति में सिद्धांत की कमी देखी जा रही है। जो दल परंपरागत सिद्धांतों पर, नैतिक सिद्धांतों पर या उस तरह के राजनीतिक सिद्धांतों पर जो संस्था स्थापित होती है, लेकिन वर्तमान समय में उन सभी संस्थानों का उद्देश्य कहीं न कहीं भौतिक हो गया है। तो उन संदर्भों, ये प्रश्न व्यवहारिक है, क्योंकि हम प्रत्येक घटनाक्रम में ये राजनीतिक घटनाक्रम देखते रहते हैं और इसी को क्वेश्चन बना करके हमें पूछा गया है। जैसे कि मान लीजिए कि जातिगत जनगणना बिहार में जो है सो बात हो रही है, शुरू भी हुई है, तो अब जातिगत जनगणना का क्या प्रभाव है, क्या इम्पैक्ट है, क्या हो सकता है, उसको हमें ध्यान में रखना है। तो इसीलिए रिलीवेंट टॉपिक अपने आप समझ में आने लगता है कि ये चीज़ें हैं। और अगर नहीं आए, कई बार ऐसा होता है कि हम नए हैं, हमें नहीं आता है, तो इसी स्थिति के लिए जो है सो संस्था की भूमिका होती है। वो किन्हीं न किन्हीं संस्था से जुड़ करके अपनी इन समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि संस्था की जो भूमिका होती है सफलता में, वो व्यवहारिक रूप में होता है, और व्यवहारिक रूप में होने से क्या होता है कि कम समय में उनको अधिक सफलता मिल जाता है। तो उसको ध्यान में रखना है। इसीलिए ये नहीं सोचना है, ये सोचना है कि हमें महत्तम अपने आउटपुट को बढ़ाना है, तो इसके लिए कहीं न कहीं से जुड़ करके वो अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम लोग देखते हैं, जब हम लोग स्नातक की परीक्षा देते हैं तो उसमें एक हम लोग के सामने सीधी सी बातचीत होते रहती है कि अगर कुछ ना भी आए तो कुछ लिख कर चले आना। क्या बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी ये करना चाहिए, या आ रहा है तो लिखिए, नहीं आ रहा है तो छोड़कर आगे बढ़िए? नहीं, इसमें मैंने जो अभी तक जो अपना अनुभव या मेरा जो इस क्षेत्र का अध्ययन है,
कि सबसे पहला है कि प्रश्न को छोड़कर नहीं आना है। अच्छा। क्योंकि अगर प्रश्न आप छोड़ कर आते हैं, चूँकि 8 प्रश्न लिखना है, प्रत्येक प्रश्न 38 नंबर का है, अगर एक प्रश्न आप छोड़ देते हैं तो छोड़ने की स्थिति में 38 नंबर तो ऑटोमेटिक छूट गया। तो उस स्थिति में मैं अभ्यर्थी को समझाता हूँ कि अगर 5-10 मिनट का समय रह जाए, प्रश्न हमें अगर छूट रहा हो तो उसमें क्या किया जाए। तो ऐसे प्रश्नों को लिखने के क्रम में मैं बताता हूँ। वैसे प्रत्येक प्रश्न में इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन कोई भी प्रश्न अगर इस तरह का छूटने लगे तो उस स्थिति में आप भूमिका को लिखकर उस प्रश्नों की जो मांग है उसको एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करके, फ्लो चार्ट में प्रेजेंटेशन करके आप उसको प्रेजेंट कर देंगे और 2 लाइन में निष्कर्ष दे करके छोड़ देंगे, तो आपको वहाँ कुछ न कुछ नंबर मिल ही जाता है। अच्छा। मतलब 0 तो नहीं होगा, छोड़ना नहीं है। इससे जो है सो बेनिफिट होता है, इसीलिए प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ये सबसे है। दूसरा क्या है कि टाइम मैनेजमेंट रखना है हमें प्रश्न छूट रहा है, इसका मतलब है कि हमारा मैनेजमेंट का अभाव है। तो इन सारी चीज़ों पर हमें ध्यान में रखना है, टाइम को मैनेज करके जो है सो लिखना है। प्रत्येक दिन जो है 1.5 घंटे का अभ्यास करें, 20 से 22 मिनट पर जो है सो एक प्रश्न लिखने का अभ्यास करें। तो ये इस तरह से अगर अभ्यास करते हैं तो वो बेहतर होता है। टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको यही 8 प्रश्न जो है सो आपको लिखना है, और इसमें अगर समय की कमी होगी तो प्रश्न आपका छूटेगा। प्रश्न छूटेगा तो फिर सफलता में थोड़ा सा मतलब एक बाधक कहिए या दिक्कत हो सकते हैं। बीपीएससी मेंस की जो मेरिट है वो बीपीएससी की जो मेरिट है वो मेंस के आधार पर ही बननी है और इंटरव्यू के आधार पर बननी है। ऐसे में मेंस सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन पिछले कई एग्जामों से देखा जा रहा है कि मानविकी विषय के जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी पीछे छूट रहे हैं मेरिट में। तो ऐसे में स्केलिंग की जो पद्धति को लेकर कई बार आवाज़ उठाई जा रही है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? देखिए, आगे चल करके वो एक सामान्य हो जाता है, ये अच्छा होता है, सारे विषयों के साथ एक न्याय हो जाती है, तो ये एक अच्छी प्रक्रिया होगी। वैसे इस बार इसकी कोई बातें नहीं है, लेकिन जब भी कोई मान लीजिए इस तरह के होते हैं तो उससे क्या होता है कि सारे विषय फिर सामान्य हो जाते हैं। उसमें फिर ये प्रश्न नहीं उठता है कि किसी विषय में ज़्यादा, किसी विषय में कम नंबर, तो ये एक अच्छा प्रक्रिया है। इसके अलावा इस बार मेंस की परीक्षा में कई बदलाव भी आपको देखने को मिल रहे हैं, खासकर सब्जेक्ट आप अपने ऑप्शनल का बदल सकते हैं। ये कितना अभ्यर्थियों को फ़ायदेमंद ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा बदलाव है। 2-3 पहला, सबसे पहला बदलाव इसलिए ये अच्छा है कि जैसे कि ऑप्शनल पेपर को लेकर क्या होता था कि पीटी में कई बार होता है कि हम फॉर्म भर देते हैं, उस विषय के प्रति हम सीरियस नहीं होते हैं, सुने सुनाई लोगों के हिसाब से जो है हम रख लेते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं या लोगों से बातचीत करते हैं, जब हम कहीं से समझते हैं इस विषय को, तब मुझे लगता है कि मैंने गलत विषय चुन लिया, लेकिन अब मेरे मजबूरी हो गई कि मुझे उसी से देना है। तो आयोग ने जो ये काम किए हैं, कदम किए हैं, ये बहुत अच्छा है कि आप सब्जेक्ट बदल सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप जो है सो ऑप्शनल पेपर और जीएस पेपर दोनों अलग अलग मतलब लिख सकते हैं, एक को हिंदी में लिख सकते हैं, एक को अंग्रेजी में लिख सकते हैं, तो ये सब अच्छा है। इसका मुख्य उद्देश्य हो गया कि अब इसका अर्थ है कि आपके नॉलेज का परीक्षण है, इसमें भाषा का या किसी चीज़ों से इसे बांध करके नहीं, हम एक उन्मुक्त और व्यवहारिक अप्रोच की जांच करती हैं, और उसके लिए एक व्यवहारिकता की ज़रूरत है। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज कितनी ज़रूरत है? क्योंकि आमतौर पे देखते हैं कि अभ्यर्थी जो है टेस्ट सीरीज पर ज़्यादा फोकस करते हैं, आखिरी समय है, टेस्ट सीरीज को लेकर आप क्या कहेंगे? ये अच्छा चीज़ है, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो होता है वो हमें प्रैक्टिस कराता है कि जिससे कि हमारा जो एटीट्यूड होता है वो तैयार होता है। जैसे अपने यहाँ भी टेस्ट सीरीज है मेंस को लेकर के, अपने यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम सब है। अच्छा, कब क्या होता है टेस्ट? जैसे कि अपने यहाँ जो है सो एक मेंस का टारगेट बैच चल रहे हैं, जो उसमें जो है सो नया मतलब 67वीं वाले टारगेट हैं। उसके अलावा जो है टेस्ट सीरीज है, प्रत्येक रविवार को जो है सो टेस्ट सीरीज हो रहे हैं। तो उस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से क्या होता है कि अभ्यर्थी का वास्तविक मूल्यांकन हो जाता है और उनको एग्ज़ाम की तरह फीलिंग होता है। 3 घंटे के अंदर ही सारे प्रश्नों को लिखना है, तो एक वो अभ्यास होता है। प्लस टेस्ट सीरीज़ के बाद उन सभी प्रश्नों को क्लास में फॉर्मेट करके देते हैं, फॉर्मेट बताया जाता है सर के द्वारा, जिससे कि उसको आप कैसे जो है सो वहाँ लिखेंगे। क्योंकि अक्सर यहाँ पर लोगों को देखा जाता है कि भूमिका लिखने में, प्रश्न को प्रस्तुत करने में, कंटेंट को सजाने में, निष्कर्ष लिखने में, प्रश्न को कैसे शुरुआत किया जाए, इन सब में बहुत सारी प्रॉब्लम होता है। तो इन सारे को जो है सो हम टारगेट क्लास में सिखाते हैं।
उनको समझाते हैं, प्लस जो है टेस्ट सीरीज के माध्यम से उनकी जो भी कमी होती है, हेजिटेशन होती है, वो होता है, प्लस उनका प्रस्तुतिकरण उसके माध्यम से सुधरता है। तो टेस्ट सीरीज तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा होता है, उसको ज्वाइन करना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। मेंस के परीक्षा के लिए क्या नोट्स की भी व्यवस्था है क्या आपके पास? जी, हमारे यहाँ जो है सो मेंस की सारी व्यवस्थाएं हैं। क्लास की व्यवस्था है, अगर कोई लोग डिस्टेंस से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जुड़ करके मटेरियल्स लेकर के कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज की व्यवस्था है। ऑप्शनल पेपर में जो है सो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। मतलब सामान्य रूप से अभ्यर्थी को यहाँ पर पीटी से लेकर के इंटरव्यू तक की संपूर्ण तैयारी जो है कराई जाती है सिविल सेवा की। तो सारी व्यवस्थाएं हैं, अभ्यर्थी अपने ज़रूरत के हिसाब से वो सारी सुविधाएं ले सकती हैं। क्या जिस प्रकार से बीपीएससी कई परीक्षा पैटर्नों में बदलाव कर रही है, तो क्या इस बार के मेंस के भी पैटर्न में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? मेंस में व्यवहारिक प्रश्न बदल सकते हैं। पहले मान लीजिए कि अभी जैसे ऑडिटर का ही जो आप देखेंगे तिवारी जी, तो उसमें क्या है कि हिस्ट्री के भी जो प्रश्न हैं उसको भी व्यवहारिक बनाया जा रहा है। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया है। इससे क्या होता है कि लोगों का वैचारिक परीक्षण होता है। मेंस जो है, मेंस के माध्यम से एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है उसका परीक्षण किया जाता है, और उस एडमिनिस्ट्रेटिव परीक्षण के लिए उन अभ्यर्थियों की अपनी एक क्या राय होता है किसी विषय पर, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं जो अभी प्रश्न की प्रकृति है वो उसी तरह से पूछे जा रहे हैं, जिसमें परंपरागत तरीके से पढ़े हुए जो हमारा अवधारणा है या कंसेप्ट है उसका महत्व थोड़ा कम रह जाता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो भी विषय पढ़ें उसको व्यवहारिक बना करके पढ़ें, जिससे कि अधिक से अधिक लाभान्वित हो। रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन क्या उम्मीद है कब तक ये रिजल्ट पीटी का आ जाएगा? जैसे कि मान लीजिए कि आयोग ही जो बताए हैं कि 14 से 15 नवंबर तक इसके रिजल्ट आ जाएंगे। तो रिजल्ट आ जाने के बाद भी 1 महीने 1.5 महीने समय बचते हैं। तो मैं उन सारे अभ्यर्थियों को यही संदेश दूंगा, कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, कि जो लोग 85 से लेकर 100 के बीच में हैं वो सभी लोग मेंस की तैयारी करें, क्योंकि कट ऑफ यही रेंज में रहना है। तो इसलिए मान लीजिए कि अगर आ जाता है रिजल्ट, तो आने के बाद अगर समय कम रहेगा तो फिर मेंस की तैयारी नहीं हो पाएगी। अगर ये 2 महीना हम रिजल्ट के इंतज़ार में अगर बैठे हुए हैं तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर मैं पढ़ लेता हूँ तो इसका 2 फ़ायदा है। रिजल्ट आ जाने के बाद हमारी मेंस में दावेदारी अच्छी हो जाएगी, और नहीं आने के बाद हम 68वीं के लिए भी अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं ऐसे सभी अभ्यर्थियों को ये कहेंगे कि अगर सिविल सेवा दे रहे हैं आप, तो आप रिजल्ट का इंतजार नहीं करिए, आप अगली कड़ी में मेंस से जुड़ जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बीपीएससी 67वीं पीटी का रिजल्ट बहुत जल्द इसी महीने में आने वाला है, लेकिन उसके बाद बारी है मेंस की। तो मेंस के लिए क्या करे, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, ये तमाम जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे थे श्रेय आईएएस के संस्थापक दुर्गेश सर के पास, और काफ़ी विस्तार पूर्वक हर बिंदु पर बातचीत हुई। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी कुछ फ़ायदा पहुंचाएगा और आगे भी हमारी बातचीत होते रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।